Okay, this is lecture number 4.2 in which we will discuss the differential equation. तो जो हमारा लेक्चर 4.1 था उसके अंदर में हमने काफ़ी मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम बात करना चाहेंगे वो लीनियर मेथड के थ्रू हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एटीसी एग्ज़ाम के लिए या फिर गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी है कि भाई आना ही आना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या क्या हमारी अप्रोच रहेंगी, इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन था मैं पिछले लेक्चर में जो 4.1 आया था उसके अंदर मैं दे चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो भाई एक बार थोड़ा सा वहाँ पे क्विक रिवाइज करके यहाँ पर आ जाइएगा तो आपको ईजी हो जाएगा आगे के कंसेप्ट समझना। चलिए मैं बात करता हूँ कि हमें कैसे इसको सोल्व करना होता है। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर में मैंने बताया था कि भाई जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसकी एक कंपलसरी चीज़ ये होती है कि पहला तो उसके अंदर में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा उसके अंदर में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और तीसरा उसके अंदर में एक डेरिवेटिव होता है। यानी कि जो हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना होता है, एक डिफ्रेंशिएशन करना होता है। अगर ऐसी हमारे पास में को बनती है तो हम कहते हैं कि मेरे पास में वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी थी। तो आज हम जो देख रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देख रहे हैं। अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, पहली चीज़ तो आपको फॉर्म पहचानना जरूरी होता है। देखो, एक ही क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है ना वो कई तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेन है कि आप अगर उस इक्वेशन को पहचान गए कि भाई आपके लिए कौन सी ईजी मेथड रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मेशन हमें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है कि किस फॉर्म में हमारे पास में आए तो हमारे लिए ये मेथड सुटेबल होगा इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास में कोई इक्वेशन इस फॉर्मेशन में मिलती है कि एक मेरे पास में डेरिवेटिव हो और y जो मेरे पास में वेरिएबल है उसके साथ में कोई हमारे पास में कांस्टेंट तो नहीं कहूँगा, एक फंक्शन हो, और वो फंक्शन किस फॉर्म में हो, जो हमारे पास में x में हो। यानी कि यहाँ पर जो इसका डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना उसके रिस्पेक्ट में ये p का फंक्शन होना चाहिए। भाई ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये फंक्शन आपका x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर यहाँ पे t कर रहे हैं तो ये जो फंक्शन है p वो आपका t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए हमारे पास में। तो यहाँ पर मेरे पास में जो p आएगा वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। या t आपने रिप्रेजेंट किया तो फंक्शन ऑफ t होना चाहिए। ये आप लोग को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है कि भाई ये किसका फंक्शन मिलेगा, तभी हम इसको p को मान के चलना है। फिर नेक्स्ट बात करूँ मैं, मेरे पास में q है। q भी हमारे पास में क्या होगा, एक फंक्शन ऑफ x ही बनकर आएगा। तो पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी मेरे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड के थ्रू मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। ये फॉर्म अगर आप लोग को याद हो गई है तो हम बात करते हैं अब p और q को लेके। तो आप लोगों ने इसकी भी डेफिनेशन बना ली, दिस इज द फंक्शन ऑफ f(x). अगेन इन क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट इसके अंदर में याद रखने का है वो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही इस पूरे मेथड की नींव है, या कहें कि इसका जो बैकबोन रहेगी। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका होता है कि जो भी आपके पास में फंक्शन है, यानी कि जो आप लोगों ने अभी p माना था ना ऊपर, p जो मान के लेके आए हो, जहाँ से p आपने कहाँ से उठाया था, जो y यानी कि इस वेरिएबल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी p उसका एक्सपोनेंशियल लेना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है। p को इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन जो आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, x के रिस्पेक्ट में तो x में, t के रिस्पेक्ट में तो t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर आप लोग कर दोगे। ये जो वैल्यू इसका निकल के आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, जो यहाँ पर वैल्यू बन के आएगी उसको आप मानेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। जब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे तो उसके लिए आप उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपके पास में फंक्शन है, यानी कि y का है तो y के अंदर में, और t का है तो t यहाँ पे रखेंगे, q मान रखा है तो q, जो भी इक्वेशन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। फिर उसके साथ में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। फिर आप इधर जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे पहले इंटीग्रेट करना आपको किसको, q, जो दूसरा फंक्शन आप लोगों ने देखा था इस इक्वेशन के इक्वल जो बन के आ रहा था, और वहाँ पर आप लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे को आप dx के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना। और लास्ट में हमें क्या जोड़ना होता है, जब भी ऐसे हमें करना होता है तो c यानी कि कांस्टेंट उसके साथ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं कैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर में इसको अप्रोच करनी होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेकर देखते हैं इसके अंदर में कैसे हमें अप्रोच करनी पड़ेगी। मेरे पास में क्वेश्चन आया हुआ है ये, जिसमें दिया गया dy बाई डी एक्स प्लस में y बाई एक्स लॉग x डिवाइडेड बाई x, आपको एक फंक्शन दिया गया है। पहले सबसे पहले तो इसकी फॉर्म पहचानने की कोशिश करो आप, कौन सी फॉर्म होगी। क्या ये हम लीनियर जो हमारे पास में इक्वेशंस होती हैं, लीनियर जो मेथड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, क्या हम उससे अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल देखने का प्रयास करते हैं। पहला dy बाई डी एक्स बिल्कुल हमारे पास में है। हमें फॉर्मेशन क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस में py इज इक्वल टू q की फॉर्म में चाहिए।
ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स मेरे को मिल गया। अगर यहाँ पे कुछ होता है इसके साथ में जुड़ा होता, 2 4 या कुछ भी जुड़ा होता तो हम उसका वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करते पहले, ठीक है। फिर हम आते हैं वाई बाई एक्स के अंदर में। क्या ये मेरे को इस फॉर्म में दिया हुआ है कि वाई है मेरे पास में, तो यहाँ पर मेरे पास में y आ गया है, और ये जो 1/x इसके साथ में क्या ये मेरा फंक्शन ऑफ x है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारे पास में p की जो वैल्यू बनी है वो क्या बन गई है मेरे पास में, दैट विल बी 1/x आप लोग को मिल गई है। अब आगे चलते हैं, मुझे क्या चाहिए, इसके इक्वल टू कोई एक फंक्शन चाहिए जो कि x का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि log x/x ये भी एक फंक्शन है x का, तो हम मान सकते हैं कि मेरे पास में क्या बना होगा, q बन गया होगा। यानी कि आपको क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, पहला स्टेप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि उसको पहले आपको p, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड मैंने बताया था ना, उसी तरह से आप लोगों को चलना है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता, 4 लिखा होता, तो पहले तो थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करते, आप 2 से करते। तो यहाँ पे 2 से करते तो ये कैंसिल आउट हो जाता, यहाँ 2 आ जाता और यहाँ पे 2 आ जाता। हालांकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें डायरेक्टली आपको मिल रही है वैल्यू, लेकिन आपको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन वो बनानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड जो फॉर्म बताई गई है उसके फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश की। यहाँ पर मेरे पास में p हो गया, 1/x हो गया, फंक्शन ऑफ x है, बिल्कुल सही हुआ। क्यों मेरे पास में log x/x है, यानी कि हमने जो बेसिक कंडीशन मानी थी कि ये फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, वो भी ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा था भाई, हमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। जो हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो निकालने की कोशिश करनी चाहिए, और उसका बेसिक हमारे पास में स्टैंडर्ड था कि आपको e के एक्सपोनेंशियल में हमारे पास में p डॉट x करके उसका इंटीग्रेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू dx आप लोग करेंगे। चलो भाई, यहाँ पर सबसे पहले सर्च आउट करो, मेरे पास में फॉर्मेशन के अंदर में e, और यहाँ पर p कौन सा है भाई, 1/x है, बिल्कुल आप लोगों ने लिख लिया। और इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, मुझे dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा रहा था तो वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि जब भी हम 1/x को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी x के रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट बन के आता है वो आता है ln x बनता है। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि log एक्सपोनेंशियल का बेस होता है, log e x, ये इस तरह से होता है भाई, ठीक है। या फिर आप इसको ln x के नाम से भी लिख सकते हैं, ओके। तो अब हमारे पास में जो निकालने के लिए किया, तो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया देन यू विल गेट द log एक्सपोनेंशियल x आप लोगों को मिल गया। और log और एक्सपोनेंशियल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं ये, ठीक है। अगर आप जनरलाइज इसको समझना चाहें तो भाई हमारे पास में जब e और log ऊपर आ जाए ना, तो इन दोनों को आपस में काट दो और जो बच गया इनके पास में उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। इसकी पूरी फॉर्मेशन अगर मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा तो वहाँ से भी आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखो कि e की पावर में जब भी log आपके पास में मिल जाता है तो x इसके साथ में जो बचा है ना, यानी कि जो इसका एंगल बना हुआ है, जो इसके log के साथ में लिखा गया है, उसको ही आपको रिप्रेजेंट करना होता है। बाकी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि ये log है ना, इसका बेस एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। तो हमारे पास में जो log है उसका बेस क्या है, ई है, तो हम इसको आपस में कैंसिल आउट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर x। यानी कि आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो मिल गया। क्या मिला भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यू गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज x आप लोग को मिल गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका आपने बहुत अच्छे से फॉर्मूले के अंदर में समझे, तो करो भाई सोल्व इसको। y जो आप लोग को बताया गया था y, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ में, बिल्कुल वो कर दिया हमने, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर हम क्या करते हैं, q जो हमने दूसरी वैल्यू आई थी और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करके उसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है और प्लस में c जोड़ना होता है। तो लिखो भाई इसको। आप लोगों ने देखा कि मेरे पास में y एज इट इज लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उठाओ आप इसके अंदर में क्या रखना है, q रखना है, तो q की वैल्यू यहाँ से उठा के लेके आओ और यहाँ पे आप लोगों ने रख दी, इट इज़ log x डिवाइडेड बाई x, बिल्कुल वो लिख दिया आप लोगों ने। फिर उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, dx के रिस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो बिल्कुल dx के रिस्पेक्ट में अब करेंगे हम, तो ये x से x हमारे पास में कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे पास में अंदर, ये बचा मेरे पास में log x बचा, और इसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। अब इसको अगर आप करने सोल्व बैठ गए ना तो आपको टाइम बहुत लगने वाला है। अब याद करो, जब मैं आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, इनको सोल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जब भी आपको log की फॉर्म के अंदर में इंटीग्रेशन दे दिया जाए तो ये होता तो हमारे पास में log है, लेकिन हमें अज्यूम करके चलना ये x है हमारे पास में, ठीक है। जैसे मैंने ex की पावर में x का जब आप लोग को बताया था, तो वहाँ पे हम ex बाहर आ जाता है और अंदर हम उसको x को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलते हैं। जैसे आप लोग को बताया था मैंने ex, और यहाँ पर मान लो ये मेरे पास में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको सोल्व करने का तरीका ध्यान रखना आप। e की पावर x है वो तो एज इट इज आ गया हमारे पास में। फिर आप क्या करते थे, जो मेरे पास में फैक्टर दिया हुआ है इसको आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, इसका पहला डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि जो इसका साइन है आगे प्लस है, साइन इसका चेंज कर देंगे और उसके साथ में आप इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे, सॉरी, तो -2x हो गया।
फिर आपको क्या करना है, कब तक इसको डिफरेंशिएट करते चलना है, जब तक आपको एक कांस्टेंट टर्म ना मिल जाए। तो आपने इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ये साइन है, ये इसके आगे नेगेटिव था, ये नेगेटिव है, ये बन जाने वाला है प्लस, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 2 मिलने वाला है भाई। तो ये आपका इसका क्या आ गया, तो ये कांस्टेंट मिल गया, यहीं पर आप ले जाकर अपना ये जो डिफरेंशिएशन है वो रोक देंगे। चलिए अब इसी तरह से log x का जो आता है, तो log x के अंदर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि ये जो पावर होती है ना, ये हमारे पास में x आ जाता है, जो ex होता है उसके जगह पे हमारे पास में x बाहर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x रखा हुआ है ना, अगर ये log x की पावर 2 होती तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास में ऐसे बनाया है x स्क्वेयर बना था, तो इसकी जगह पे लिख देते हैं हम log x स्क्वेयर माइनस में 2, और जहाँ x था उसको हम लिख देते log x और प्लस में 2, एज इट इज ये लिखते हुए चले जाते हैं, तो हमारे पास में सेम आंसर मिलने वाला था, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर मेरे पास में जो दिया गया है, वो मेरे पास में इंटीग्रेशन दिया गया log x का, तो कोई इशू नहीं इस चीज़ को लेके। भाई मेरे पास में सिंगल पावर है, तो आप इसको क्या करेंगे, log x का जब भी करेंगे तो सबसे पहले x बाहर निकालेंगे, log x एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या आना, इसके आगे कोई पावर है, आगे कुछ लिखा हुआ नहीं लिखा ना, तो आप इसको 1 बना देंगे इसके बाद में, ठीक है। लास्ट हमारे पास में कोफिशिएंट जो बनने वाला है, क्योंकि अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास में x है, तो x को कैसे लिखते थे आप, x एज इट इज, ठीक है, जो ex की फॉर्म के अंदर में बात करते तो x एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएट करते तो -1 मिलता था अपने को, तो x की जगह पे आपको क्या पुट कर देना, खाली log x पुट कर देना, यानी कि हम उसको कोरिलेट करके चल रहे हैं कि भाई आप इसको इस तरह से भी अपने अप्रोच कर सके, इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से वेक्टर जो हमारे कैलकुलस था, इंटीग्रल कैलकुलस, वहाँ पे इसको सीखने की कोशिश करिए। चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये मेरे पास में बनने वाला है yx x log x माइनस में 1 प्लस में c। अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर में जैसा भी दे रखा होगा, आप उसको y की फॉर्म में दे रखा है तो y की फॉर्म में उसके ऑप्शन को सेट कर देंगे, x की फॉर्म में दे रखा है तो x की फॉर्म में इसको सेट कर देंगे, इस मामले को, जो भी हमारे पास में इसकी इक्वेशन बनने वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गेट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन इसने दे दिया था एग्जामिनर ने, क्योंकि हमें क्यू मानना होता है, इसने अपने क्वेश्चन के अंदर में क्यू दे दी सारी वैल्यू। जैसे मेरे पास में दिया गया फंक्शन डी क्यू बाई डी टी प्लस में क्यू इज इक्वल टू 1 विद क्यू इज इक्वल टू 0, जब कह रहा है कि क्यू की वैल्यू 0 है तो टी जो है मेरे पास में उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो अब बताओ मेरे को, क्या ये मेरे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड इसके ऊपर में हम यूज़ कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए? बिल्कुल वो सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मेरे को पहले तो ये देखो कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो यहाँ पर पी मेरे पास जो बनने वाला है दैट इज़ 1, क्यू मेरे पास में जो बनने वाला है, क्यू मेरे पास में जो बनने वाला है वो मेरे पास में 1 बनने वाला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब p के जो हमारे पास में जो फंक्शन था y हमारे पास में, जैसे उसके अंदर में हुआ करता था, यहाँ पर y लिखा होता था और उसके आगे जो फंक्शन होता था वो x का हमें मान के चलना पड़ता था, जब हमारे पास में नीचे अगर dx दे रखा था। तो यहाँ पे भाई मेरे पास में 1 इसकी वैल्यू है, तो हम मान सकते हैं कि ये इसका जो कोफिशिएंट रहा होगा कॉन्स्टेंट बन के आया होगा, तो दैट मस्ट कि t की वैल्यू वहाँ पर क्या रही है कि मेरे पास में 1 रही होगी, ठीक है। तो वहाँ पर हमने मान लिया कि p इक्वल टू 1 है और Q जो हमें मानना होता है उसकी भी वैल्यू यहाँ पर क्या मेरे पास में दी गई है, वो 1 दी गई है। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आप लोगों ने P और Q को आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसकी वैल्यू पुट कर लो और आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो इसका। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का आपका तरीका बड़े अच्छे तरीके से पता है कि एक्सपोनेंशियल का जो आया और P जो आया उसको आपको डिफरेंशिएट करना, सॉरी इंटीग्रेट करना होता है। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास में फंक्शन गिवन है वो किसकी फॉर्म में है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो T की फॉर्मेशन में गिवन है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को कि मैं किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना वो जरूरी है। यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर दिया गया ना डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना। भाई ये आपने इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है मेरे को, p की वैल्यू आप पुट करो। जब p की वैल्यू यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो जब इंटीग्रेट होके आएगा तो ये फॉर्मेशन बनने वाली e की पावर t मेरे पास में बनने वाला है। भाई ये खाली इंटीग्रेट हो जाएगा, मेरे पास में t इसका आंसर बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर t मेरे पास में आ गया। चलो अब जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं इसका। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है मेरे पास में कि भाई जो भी मेरे पास में y है, y जो है उसको लिखो और उसके साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो। तो y यहाँ पर क्या है मेरे पास में, y इज ए फंक्शन ऑफ t, यानी कि क्यू टी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। क्यों, मेरे पास में जो फंक्शन था यहाँ पर देखो, यही तो मैं बता रहा था कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कितना उसने खेल खेला है एग्जामिनर ने, कि यहाँ पर मेरे पास में जो फंक्शन है हमें वही लेके चलना होता है ना। जब हम y का फंक्शन dy बाई डी एक्स मानते थे तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, उसको y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे। यहाँ पर मेरे पास में जो फंक्शन है वो मेरे पास में डी क्यू बाई डी टी दे रखा है उसने, तो मुझे यहाँ पे क्या मान के चलना है भाई, यहाँ पर मेरे को मान के चलना है, इसको मान के चलेंगे हम, यहाँ पर इसको ले लेंगे हम q जो कि फंक्शन होगा किसका, t का फंक्शन होगा ये।
आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कि अलग दिखे हमें, तो क्यू का फंक्शन टी लिख सकते हैं, ताकि आप इसके अंदर में कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा क्यू फैक्टर लेना है और कौन सा क्या लेना है मेरे को। ओके भाई, ये आप लोगों ने कर लिया। फिर इसके साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको लिखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टी आप लोगों ने लिखा, बिल्कुल वही चीज़ मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है आप लोगों के लिए, क्यू इंटू में ई टी आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया। फिर क्या करते हैं हम, जो हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन में अंदर में क्या करते हैं, उसको क्यू होता है और जो हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसको, और क्योंकि टी का फंक्शन बना हुआ है ये, तो टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मेरे पास में क्यू की वैल्यू क्या बनी थी भाई, 1 बनी थी, आप लोगों ने लिख लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मेरे पास में टी, वो लिख लिया आप लोगों ने। किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, dt के रिस्पेक्ट में, और प्लस में c कांस्टेंट, वो तो हमेशा आना ही आना होता है भाई, ठीक है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर मेरे पास में इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इधर तो कोई इंटीग्रेशन का फैक्टर नहीं लगता है। और ये आपने बहुत अच्छे से सीख रखा है कि ई टी का जो हमारे पास में इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी अगेन ई टी आता है, और डिफरेंशिएशन ई टी का वो भी हमारे पास में ई टी होता है। तो आप ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन भी हमारे पास में ई टी, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो उसका एज इट इज आता है, और डिफरेंशियल भी हमारे पास में किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम आता है जो कि एक्सपोनेंशियली होता है, ठीक है। तो भैया आप लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर ई टी प्लस में सी। अब जो हमने फंक्शन निकाला है, यहाँ पर जो हमारे पास में वैल्यू आई है, एग्जामिनर ने पूछा क्या था आप लोगों से, यहाँ पर पूछा गया था कि भाई मेरे को जो फंक्शन है कांस्टेंट की वैल्यू भी मुझे रखनी पड़ेगी, क्योंकि सी जो था वो किसी भी ऑप्शन में नहीं था। देखो भाई, मैं यहाँ पे ऑप्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि ऑप्शन भी दिया करो, भाई ये ऑप्शन से ही उठाई गई चीज़ें हैं, आप इनको यहाँ से इस तरीके से भी सोल्व करोगे तो भी ऑप्शन राइट ऑप्शन के पास में पहुँचना है। तो वो टाइम सेव करने के लिए कि भाई मुझे, जैसे आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैं टाइप वगैरह करके आप लोगों को चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, कि उसमें ये है कि भाई टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है अपने को, और अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि भाई इसको टाइप करें और फिर आप लोगों के पास में यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हुए चले हम लोग। तो बेटर ये है कि हम हैंड रिटन अपने जितने भी बन सकते हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर में भी आप देख रहे होंगे आपको जो डीपीपीज मिलना शुरू हो गई हैं, और उनके जो सॉल्यूशंस हैं, हमारे IIT धनबाद के सर हैं जो कि मेरे साथ में रेजोनेंस में मेरे साथ पढ़ाया करते थे, और अभी प्रेजेंटली वो आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं जम्मू में। तो वो हमारी वहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, यानी कि जो भी आप लोगों को डीपीपी यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उनको एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर मेरे पास में थोड़ा टाइम का शॉर्टेज होता है, आप अगर इनके सॉल्यूशन करवा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा इन एक्सपीरियंस के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर में हामी भरी, और आप देख भी रहे होंगे कि उनके सॉल्यूशन जो है, आप उनके जो लिंक दिया गया है आप लोगों को, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने वहाँ पर एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हम टाइम सेव करने के लिए आपका, कि भाई जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें मिलती रहें, जैसे लेक्चर खत्म हुआ आप लोगों को नोट्स मिल जाए या फिर डीपीपी मिल जाए, तो उस पर पूरा काम करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास में जो ऑप्शन था वो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किए हैं, लेकिन आप अगर गेट की बुक को उठा के देखेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे इनके ऑप्शन, कोई इशू नहीं इस चीज़ को लेके। चलिए इसको बात शुरू करते हैं। सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सी के लिए निकालने के लिए कोई ज़्यादा हमारे पास में डिफिकल्टी नहीं होती है। तो क्यू की वैल्यू जो है मेरे पास में, वो आप लोग को जो फंक्शन की वैल्यू क्यू टी टाइम इजकल टू जीरो पे कितनी बनी है, मेरे पास में जीरो बनी है। तो भाई यहाँ पर आप लोग को ये जो फंक्शन की वैल्यू वो कितनी मिलने वाली है, जीरो मिलने वाली है, और टाइम जो मेरे पास में वो भी जीरो मिलने वाला है। तो आप लोगों ने यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू थी वो क्यू टी फंक्शन की, यानी कि क्यू टी जो आप लोग लिखा है, तो इसका क्यू जीरो लिख सकते हैं, क्यू जीरो यानी कि क्यू एट टाइम जीरो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू मेरे पास में आएगी। इसीलिए कहा था मैंने, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने इसमें अपना थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया चीज़ों को लेके। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सी आपके पास में क्या आ जाएगा, -1 आने वाला है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा, गेट 2017 का था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गेट 2012 में ये तीनों ही ब्रांच के अंदर में आया था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी आया था, डबल यानी कि इलेक्ट्रिकल के अंदर में भी आया था, और इंस्ट्रूमेंटेशन जो हमारी ब्रांच होती है उसके अंदर में भी सेम आया था भाई। चलिए ये क्वेश्चन क्या था, इसमें कहा गया कि विद इनिशियल कंडीशन उसने दे दी कि x इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू है मेरे पास में 0.5। अब ये 1 क्या है, देखो जब भी हम यहाँ पर कुछ लिखा होता है तो हम ये देखते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में इसने डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि t के रिस्पेक्ट में इसने डिफरेंशिएट किया है, यानी कि ये फंक्शन रहा होगा xt का, और t की जो वैल्यू हम वन रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 0.5 मिलती है। ये जो इनिशियल कंडीशन दे दी जाती है ना, इनका सिर्फ और सिर्फ इतना यूज होता है कि आपके जो फंक्शन में लास्ट में c का कांस्टेंट बनता है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया जाता है सिर्फ ये, ताकि आप इसकी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सके, इसीलिए हमारे पास में इनिशियल कंडीशंस दी जाती हैं। ओके, अब मेरे पास में आते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया गया था। क्या आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है या नहीं है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो आप देख पा रहे हैं कि भाई ये मेरे पास में स्टैंडर्ड तो नहीं है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर मैं इस टी को यहाँ से रिमूव कर दूँ, मतलब रिमूव करके कहीं और ले जाऊँ मैं, तब तो ये मेरे पास में बन जाने वाली है, क्योंकि ये डी एक्स बाई डी टी अकेला रह जाएगा ये। तो भाई कोई इशू नहीं, आप पूरी थ्रू आउट द इक्वेशन क्या कर दोगे, टी से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर भी आपने टी से डिवाइड किया तो मेरे पास में ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप टी से करेंगे तो कोई टी नहीं था, तो ये एज इट इज़ रहेगा, और ये टी से डिवाइड कर देंगे तो आप लोग को 1 मिलने वाला है, ये आप लोग को 1 मिल गया भाई। ठीक है, तो आपको जो इक्वेशन मिली डी एक्स प्लस में एक्स बाई टी इज इक्वल टू 1 आप लोग को मिल चुका है। चलिए अब हम इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं, पी और क्यू को हमारे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो भाई देखो, पी निकाल के देखो, फंक्शन मेरा किसका है, एक्स का है, तो यहाँ पर जो होने वाला है वो एक्स से बनने वाला है। जो आप लोगों ने देखा था ना कि पी वाई का जब फंक्शन हुआ करता था, यहाँ पे ये वाई का फंक्शन हुआ करता था, तो पी के साथ में वाई मल्टीप्लिकेशन में आता था। और जब ये डी एक्स का फंक्शन हो गया है तो आप इसको कैसे करते हैं, जहाँ पर आपके पास में पी होगा लेकिन ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, एक्स हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो कोई इशू नहीं, ये हमारे पास में एक्स मिल रहा है, बिल्कुल हमने मिल रहा है। तो इसका जो आगे लगा हुआ वेरिएबल जो लगा हुआ है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, वो टी का फंक्शन होना चाहिए जो उसके बेस में होता है। जैसे वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स था मेरे पास में, तो जो फंक्शन यहाँ पर पी जो निकल के आता था वो किसका फंक्शन हुआ करता था, एक्स का फंक्शन। तो यहाँ पर पी जो है वो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, जो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर फंक्शन होना चाहिए। तो कोई इशू नहीं, यहाँ पर मेरे पास में 1 बाई टी आया, क्यू मेरे पास में क्या है 1 आ गया। यहाँ पर आप लोगों ने दोनों की वैल्यू पुट डाउन कर ली, यानी कि स्टेप 1 आपका कंप्लीट। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजी होती चलेंगी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टेप 2 में हमारे पास में निकालना होता है। तो उसका तरीका क्या है, मेरे पास में ई जो पी आया आप लोगों ने वो, और जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर दिया है उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है। जब इसको आप करेंगे तो 1 बाई टी मेरे पास में आ गया और ये डी टी हो गया। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था 1 बाई एक्स इंटू में डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेट करते हैं देन यू गेट द आंसर लॉग एक्सपोनेंशियल बेस इंटू में एक्स आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो टी का फंक्शन है, एंड यू विल गेट द आंसर लॉग एक्सपोनेंशियल ई टी आप लोग को मिल गया, और ये एक्सपोनेंशियल की पावर चली गई है। तो क्योंकि ये लॉग है और ये दोनों के एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब अगर हम थ्योरेटिकली इस चीज़ों को रिप्रेजेंट करें फास्ट स्टेप के लिए, एक दूसरे को आप रिमूव कर सकते हैं, और जो यहाँ पर बचा हुआ है वो मेरे पास में यहाँ एज इट इज़ रिटर्न में आ जाएगा, टी आप इसको लिख सकते हैं। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया मेरे पास में टी। चलिए अब हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन निकालने का। तो जनरल सॉल्यूशन लिखो सबसे पहले क्या, वाई इंटू में एक्स लिखते थे आप लोग। तो y यहाँ पर क्या मेरे पास में t है मेरे पास में, जिसका फंक्शन मैं डिनोमिनेटर में लेके चल रहा हूँ, डी एक्स बाई डी टी दे रखा है ना। तो ये जो फंक्शन है वो ये आप लोगों ने लिख दिया t के रिस्पेक्ट में, और x क्या मेरे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी यहाँ पर जो मेरे पास में ये t जो था मेरे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने x ले रखा है ना, हाँ बिल्कुल। तो x जो मेरे पास में उसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पर लिखेंगे, और जो मेरे पास में t है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आप लोग इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में ले लेंगे। ओके, अब क्या करना होता है, अब मेरे पास में जो q होता है q को लिखेंगे। तो q की वैल्यू आप सबको पता है कि 1 होती है, 1 आई हमारे पास में, वो 1 यहाँ पे लिख दिया। फिर उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा डिफरेंशिएशन है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास में t है, तो t आप लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। और प्लस में c मैंने बताया था कि जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको हम c के नाम से लिखेंगे। ठीक है भाई, आप इसको सोल्व कीजिएगा। एक्स टी आप लोग को यहाँ मिलने वाला है, क्योंकि ये तो हमारे पास में कोई इंटीग्रेशन इसके ऊपर में नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि डी टी मेरे पास में बनने वाला है, तो इसकी पावर 1 है, तो जब इंटीग्रेट होगा तो इसकी पावर 1 जुड़ जाएगी, डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और जो जुड़ेगा मेरे पास में वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो टी स्क्वायर बाई 2 बन गया। इंटीग्रेशन के रूल आप लोगों को पढ़ा दिए कहीं भाई, पहले पिछले लेक्चर के अंदर में मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो टी स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर मिल गया, प्लस में कांस्टेंट मिल गया। अब भाई बात कहाँ आ गई मेरे पास में, मुझे तो क्या चाहिए, पूरा सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन ये तो भाई कांस्टेंट आ गया। अब कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से रिमूव करेंगे, तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था कि ये जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जाती हैं ताकि आप अपने कांस्टेंट फैक्टर को निकाल सको। तो कांस्टेंट फैक्टर को निकालने के लिए क्या करना है, जो x की वैल्यू है वो क्या रखनी है, 0.5 रखनी है, और टाइम की वैल्यू क्या रखनी है मेरे पास में 1 रखनी है। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे आप लोग तो आपको c की जो वैल्यू मिलने वाली है दैट विल बी 0 यहाँ पर मिलेगी। तो आप अपना फाइनल रिजल्ट बना के लिख सकते हैं भाई। तो आप फाइनल रिजल्ट बनाकर लिखेंगे एक्स टी इज इक्वल टू, जो मेरे पास में एक्स टी बना है टी स्क्वायर बाई 2, और सी था वो मेरे पास में 0 हो चुका है। लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट बनाना है वो खाली हमें एक्स एक तरफ में और टी एक तरफ में लिखना है। तो टी से मेरे पास में ये टी कैंसिल हो जाएगा एक, तो फाइनल रिजल्ट जो आपके पास में बनने वाला है दैट इज इक्वल टू एक्स टी बाई 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा आपके क्वेश्चन का। तो देखो, अगर आप लोगों ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चंस को अप्रोच किया है तो कितना इजी हो गया आपके लिए ये चीज़ें सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं।
गेट 2011 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 4th नंबर क्वेश्चन है भाई हमारे पास में ये। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये उसी फॉर्म में है जो मेरे को चाहिए? बिल्कुल भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है ये। और इसने इनिशियल कंडीशन हमको दे दी है y1, यानी कि y1 यानी किसका फंक्शन रहा है? देखो सबसे पहले नीचे x है, तो यानी कि ये x का फंक्शन रहा होगा। ओके, तो ये x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू जो आने वाली है वो 1 आने वाली है। और अभी बताया मैंने कि इनका फैक्टर केवल और केवल लास्ट में हमें यूज़ करना होता है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसको निकालने के लिए, बाकी और कोई यूज़ नहीं इसका भाई हमारे पास। ठीक है, चलो भाई इसको फाइंड आउट करते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। p की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास में? 1/x आ जाएगी, ये लिख दिया भाई मैंने। q की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास में? x आने वाली है। अब क्या करेंगे आप? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब आप लोगों को पता लग गया है कि कैसे हमें को इसको अप्रोच करना है। फटाफट इसको अपनी कॉपी के अंदर में सोल्व करके देखो भाई, इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, विदिन 10 सेकेंड ये क्वेश्चन आप लोग का हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अगर हो गया हो तो भाई देखो, इसको ई लॉग एक्स है, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आने वाला है। आई थिंक आप लोग को इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। फिर हम बात करें कि मेरे पास में जो जर्नल सॉल्यूशन है वही कि y इंटू में जो मेरे पास में p की वैल्यू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो लिख दिया, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और मेरे पास में जो q की वैल्यू उनको मल्टीप्लाई किया, और dx जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रखा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और c मेरे पास में आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर x³/3। ठीक है ना, एक्स स्क्वेयर का मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो एक पावर जुड़ेगी और यही मेरे पास में जो इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि 3 हो गया। चलो अब c की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो c के लिए मुझे इनिशियल कंडीशंस दे रखी है। क्या गिवन है मेरे पास में इनिशियल कंडीशन की? x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू मेरे पास में क्या है? 1 है। तो जो फाइनल रिजल्ट आप लोग के पास में बन के आया ना, इसके अंदर में y की वैल्यू रखो और x की वैल्यू रखो, यू विल गेट द आंसर ऑफ c आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है, एंड c वैल्यू विल बी 2/3। तो अब इसके अंदर में पुट डाउन करेंगे आप लोग वैल्यू, y की वैल्यू पुट करेंगे और c की जो वैल्यू है 2/3 पुट करेंगे, लेकिन हमें जो आंसर है वो खाली y के अंदर में चाहिए, तो थ्रू आउट आप x से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, एंड यू विल गेट द आंसर x²/3। यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा और c की जो वैल्यू है 2/3 आया है तो एक x इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 2/3 इंटू में x आप लोग को आंसर मिलने वाला है। तो ये वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जिनको आप अगर अपने एग्जाम से पहले जाने से पहले इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो भी आपके इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका क्वेश्चन तो छूटने वाला नहीं भाई आप लोग का। ठीक है, बाकी आप गेट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को भाई, गेट के प्रीवियस पेपर आप जरूर लगाओ। ठीक है ना, फिजिक्स के लिए आपको मैं सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम जैसे भी हो पा रहा है उनका, और सीट्स भी हम अब डेली लेक्चर के साथ में ही आप लोगों को उनकी जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप फिजिक्स के लिए बेफिक्र रहिएगा, और इसके लिए आप अपने गेट के पेपर्स लगा सकते हैं भाई। ठीक है, मैं जितना मेरे से हो पाएगा मैं आप लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल जो सीट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जितना मैं बना पाऊंगा। बाकी आप गेट के तो एक भी मत छोड़ना, यानी कि पर्टिकुलरली टॉपिक को उठाओ। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को पढ़ाई जा रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन लगा डालो। इससे पहले आप लोगों को न्यूमेरिकल मेथड पढ़ाया गया था, उसके अंदर में 2 हमारे मेथड छूट गए हैं, जैसे यूलर मेथड है और हमारे पास दूसरा आरके मेथड है, रंगा-कुट्टा मेथड करके हैं, तो वो हमारे पास में भी रह गए। वो मैंने जानबूझकर वहां पर छोड़े हैं क्योंकि वो लिंक करते हैं हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके। तो जब तक आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना तो आप उनको नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए वो जब डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में मैं उन टॉपिक्स को वहां पर उठाने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई आप लोग उनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। टाइम आप क्या होगा कि धीरे धीरे आपका एग्जाम का पास आता चला जाएगा, और अगर आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया ना तो लास्ट में क्या होगा, थोड़ी हेजिटेशन बढ़ जाती है कि यार मैं क्या करूँ, अभी ये एग्जाम भी दिख रहा है, मैं ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ, और लास्ट में पता चलता है कि सारी किताबें बंद करके आराम से आप रात भर सो रहे हैं, सुबह उठ के देखते हैं किताबों के दर्शन, अरे भाई हम तो पढ़ नहीं पाए किताबों को। ठीक है ना, तो रोजाना यही होगा आप लोगों के साथ में, अगर आप अपने आप को एक जुनून अपने आप अंदर नहीं डेवलप करेंगे ना कि भाई मुझे अब की बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना, आपको रास्ते में रोकने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि वो कोई भी आप मिलते होगे तो भाई एटीसी की तैयारी कर रहा है, अरे भाई तेरे से ना हो पाना ये, तो वो आखिर में दरअसल ना आप लोगों की गलती, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी के अंदर में इस एग्जाम को सोल्व नहीं कर पाए, इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, ये उनका पोटेंशियल नहीं था, लेकिन वो आपके पोटेंशियल पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। तो किसी दूसरे को अपने ऊपर में हावी होने की कोई ज़रूरत नहीं होने देनी चाहिए अपने को। हमें खुद अपने आप में बिलीव रखना चाहिए कि भाई मेरे पास में पोटेंशियल है कि मैं अपनी जो एग्ज़ाम है इसको क्रैक कर सकता हूँ। दुनिया जो है आपको रास्ता रोकने के लिए हर कदम पर मिलेगी। ठीक है ना, आपको अपने रास्ते को
जो रास्ता आपने पकड़ लिया ना, उसी रास्ते के ऊपर में चलते रहो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना। तो चलिए इसी लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी लिंक जो है वही डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए टेलीग्राम के, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग।